नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फेडरल रिजर्व का पूरी दुनिया के बाजारों को झटका। इस साल के अंत तक धीमा कर सकते हैं बॉन्ड खरीद का प्रोग्राम। फेड के रुख से भारतीय बाजारों में आया भूचाल। सेंसेक्स में 16 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 550 पॉइंट टूटा। अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ रुपया। दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 59.90 तक लुढ़का। और डॉलर की मजबूती से सोने चांदी को भी जोरदार झटका। और कॉमेक्स पर सोना $1,300 के अहम लेवल के नीचे फिसला। चांदी भी 33 महीने के निचले स्तर पर फिसली। जहां बेन बर्नानकी ने मायूस किया है और इसका डर भारतीय बाजारों को कल भी लग रहा था। और हमने देखा जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसी साल से वो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है, उसको कम करना शुरू करेंगे और 2014 के मिड तक उसको ख़त्म कर देंगे। इसी डर से हमने देखा दुनिया भर के बाज़ारों में कोहराम मच गया। सारे के सारे एशियाई बाज़ार 2-2% तक लुढ़क गए। यूरोपीय बाज़ार जो दोपहर में खुले, जिनको कल मौका नहीं मिला था इस खबर पर रिएक्ट करने के लिए, वहाँ पर भी एक ज़ोरदार दबाव देखने को मिला। डॉलर मजबूत हुआ और उससे हमने देखा घरेलू करेंसी लुढ़कती हुई नजर आई। आज रुपए ने फिर से लाइफ लोज पर जाकर क्लोजिंग दी है 59.57 पर। और इंट्राडे में तो 59.90 तक का इम्पॉर्टेंट नया निचला स्तर भी आज बनाया। खबरें थी कि आरबीआई ने इंटरवीन किया, इसलिए थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर देखने को मिली उन स्तरों से, लेकिन फिर भी नया लाइफ लो आज बनता हुआ नजर आया। काफ़ी कोशिश करी सरकार के काफ़ी सारे अधिकारियों ने। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रघुराम राजन के कुछ बयान आए बाजार खुलने के ठीक 2 घंटे के बाद कि सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है, शेयर बाजार को संभालने के लिए कुछ नए रिफॉर्म्स ला सकती है, लेकिन उन सब जो बयान था उसका कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। कमोडिटी बाजार का भी हाल काफ़ी ख़राब था। सोना और चांदी भी क्रैश होते हुए नजर आया। लेकिन इक्विटीज़ में हमने देखा सबसे ज़्यादा लुढ़क कर कारोबार कर रहा था बैंकिंग स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी देखिए बेहद कमज़ोरी के संकेत देती हुई नजर आई। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इवन छोटे बैंकों में हमने देखा 52 हफ्ते के निचले स्तर कई बैंकों ने आज लगाए। देना बैंक ने, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB ने 52 वीक लो आज छुआ। इसके अलावा रियल्टी शेयर काफ़ी कमज़ोर थे। सारे के सारे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए 9% तक टूट गया। DLF में भी 7% तक की गिरावट देखने को मिली। HDIL भी आज लुढ़क कर ही बंद हुआ है और 6% से ज़्यादा का दबाव वहाँ पर भी देखने को मिला। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मेटल शेयरों ने संभलने की कोशिश की थी, लेकिन आज देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को 6% तक लुढ़कते हुए नजर आए। और हाई बीटा शेयरों की बात करें तो JP एसोसिएट्स, IBRCL, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स से जहां प्रेशर बरकरार था। ADAG शेयर भी इससे अछूते नहीं रहे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर में भी हमने देखा 4 से 6% तक का प्रेशर आज बना रहा। जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो गया है, कई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर ने भी 52 हफ्ते के निचले स्तर छुआ, जैसे कि HPCL, IOC में भी हमने देखा 52 वीक लो आज इंट्राडे में लगते हुए नजर आए। चंबल फर्टिलाइजर्स, इंडिया सीमेंट, पेट्रोनेट LNG, ये तमाम और ऐसे काउंटर्स हैं जो काफ़ी ट्रेडर्स के फेवरेट हैं, जहां पर आज 52 वीक लो बनता हुआ नजर आया। लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हाईलाइट आज का बाजार का ये है कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर आज सेलिंग देखने को मिली है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम्स हुए हैं। और आज FII ने जो डेटा निकल कर आया है बाजार बंद होने के बाद कैश मार्केट का, वो काफ़ी डरा देने वाला है। 2094 करोड़ रुपए की FIIs ने आज दरअसल सेलिंग करी है। और इसके सामने देखिए DIIs ने 1332 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। यानी DIIs की खरीदारी आज काम नहीं आई और FIIs की सेलिंग जो देखने को मिली उससे 500 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क कर बंद हुआ। ऐसा क्या कहा FOMC के स्टेटमेंट में, क्या निकल कर आया, आइए सुनाते हैं आपको और जानते हैं बेन बर्नानकी ने कि किस बयान ने बाजार को डरा दिया। Going forward, the economic outcomes that the committee sees as most likely involve continuing gains in labor markets, supported by moderate growth that picks up over the next several quarters as the near-term restraint from fiscal policy and other headwinds diminishes. We also see inflation moving back toward our 2% objective over time. If the incoming data are broadly consistent with this forecast, the committee currently anticipates that it would be appropriate to moderate the monthly pace of purchases later this year. And if the subsequent data remain broadly aligned with our current expectations for the economy, we would continue to reduce the pace of purchases in measured steps through the first half of next year, ending purchases around mid-year.
तो बैन बनाने के इसी बयान ने दरअसल पूरे दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा दिया। अब आगे की राह कैसी हो सकती है, यही समझते हैं। हमारे साथ इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली जुड़ चुके हैं। कोहली साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजारों को, और जिस तरह से डर है भारतीय बाजारों में भी कि लिक्विडिटी यहाँ से गायब हो जाएगी, और आज ऊपर से FII का फिगर 2094 करोड़ रुपए का सेलिंग का आया है, क्या व्यू बन रहा है अब आपका? देखिए हेमंत जी, हमें समझना चाहिए कि ये जो मार्केट की गिरावट का कारण है वो कोई भारत के फंडामेंटल्स में तो कोई चेंजेस हुए नहीं है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की हम बात करें, कॉर्पोरेट की फंडामेंटल पोजीशन की बात करें तो कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ डिटोरिएशन नहीं है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद जो स्थिति थी वो है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, लेकिन हमको मालूम है वो। अब रह गई बात जो मैक्रो फंडामेंटल्स की बात थी कि हमारे कंट्री के मैक्रो सुधरेंगे, करेंट अकाउंट डेफिसिट सुधरेगा, आने वाले समय में फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छे से संभाला है, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आने की नज़र आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि रेट कट्स काफ़ी तेज़ी से होंगे और हमें इकोनॉमिक रिवाइवल मिलेगा। GDP जो हमारी भी 5% के आसपास चलेगी, ये वो थोड़ा रिवाइव होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब ये जो होप्स थी वो सारी की सारी आज की डेट में बिलाए हो गई हैं। यानी कि वो अब लग रहा है कि ये सब काम काफ़ी समय बाद होगा। वो तो होगा तो सही, लेकिन ये थोड़ा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने जो सपोर्ट कर रहा था ये सब चीज़ों के नेगेटिव्स, ये तभी भी थे, आज भी हैं, पहले भी थे, ये सबको पता है, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन जो मेन नई चीज़ ये है कि अब तक हम ये समझ रहे थे कि ये सब पैसा, ये सब नेगेटिव्स को संभालने के लिए हमारे पास फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं। अब जब फॉरेन इनफ्लोज आउटफ्लोज में बदल जाएंगे, या जो अभी देख रहे हैं, जैसे आज आपने कहा काफ़ी बड़ी सेलिंग आई, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कुछ सेलिंग आ रही है, तो ये जब आउटफ्लो में बदल जाएंगे तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? कि जो नेगेटिव्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको सपोर्ट कौन करेगा? तो जब सपोर्ट, और ये चीज़ हम सब जगह देख रहे हैं, मतलब ये है कि खाली ये टेम्परेरी नहीं है कि हमारे यहाँ आज हो गया, हो सकता है कल वापस आ जाए, रिकवरी हो जाए, 4 दिन बाद रिकवरी। ये चीज़ हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स जो हैं वो सब जगह, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में से, बाकी दूसरे जो मार्केट्स हैं, सब जगह से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वापस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में जा रहा है पैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकवरी भी थोड़ा लंबा समय लेगी, इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी। और डाउनसाइड जो है वो आपकी, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल तो सपोर्ट कर भी नहीं रहे थे, अब भी नहीं करेंगे, तो डाउनसाइड नेचुरली बनी रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है इस समय। हमें जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो ख़राब नहीं है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम पूरी दुनिया में अगर देखें तो शायद इंडिया इज़ अ बेटर प्लेस्ड कंट्री। वो क्यों बेटर प्लेस्ड है? क्योंकि हमारा 80% ऑफ कंजम्पशन इनसाइड है, घर में ही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हम एक्सपोर्ट पे बहुत कम रिलायंट है। तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क इस सब चीज़ों पे, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क कंपनियों पे पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं, वो कंपनियां जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिया है, उन पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो लोग डिपेंडेंट हैं डोमेस्टिक मार्केट पे, उन पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आने। जो पैसे पहले हाल था वही आज उनका हाल है, वो इम्प्रूव भी नहीं होगा, लेकिन वो डिटोरिएट नहीं होगा। तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप अच्छी क्वालिटी, इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे मिलेंगे। आज आपने देखा कि सब 3-3, 5-5%, 7-7% फॉल हुआ। अब उसमें जो रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, वो सब गिरे, उनको छोड़ दीजिए, वो तो पहले भी वैसे, वो तो कभी भी मिल जाते हैं। जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको गिरी हुई 3%, 5%, 10% मिलती हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करिए। कुछ आज लीजिए। अब ये आप नहीं बोल सकते कि कल रिकवरी आएगी, 8 दिन बाद रिकवरी आएगी। तो क्या करना चाहिए कि 10% आज लो, फिर थोड़ा अगर और नीचे गया 3-5 दिन में, 7 दिन में और नीचे गया, फिर 5-7% लो। ऐसे करके आप एक पिरामिड टाइप में अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, और सबसे बड़ी चिंता शायद यही है, आपको क्या लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की और दिक्कत बढ़ सकती है? क्योंकि आज हमने देखा HPCL, IOC ने नए 52 हफ्ते के निचले स्तर को छुआ। क्या यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि रुपए का अगर इक्वेशन ऐसा ही रहा और रुपए में कमज़ोरी और गहराई, तो ये क्या आपको लगता है इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एक तो रुपए में जो कमज़ोरी, मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी हो गई है। हमारा अनुमान था 60 रुपये तक पहुंचने का, वो आ गया है, ये ओवरडन हो गया है। अभी इतना जितनी तेज़ी से आया, हमें भी लगता था कि आएगा, बट थोड़ा टाइम लगना चाहिए। तो ये जितनी तेज़ी से आया है तो उसमें लगता है कि ओवरडन हो गया है। और इसके बाद अब देखिए, हमारा जो फंडामेंटल, जैसे मैंने बोला कि वो तो वीक है ही है, तो हमें नीचे तो जाना ही है, डिटोरिएट तो करना ही करना है।
अब उसमें आप टाइम नहीं कर सकते कि ₹60 पे होगा तो बेटर है, कि 61 पे होगा तो बेटर है, कि 62 पे होगा तो बेटर है। ये टाइम नहीं करना चाहिए। बेटर ये होगा कि आप ये देखिए कि किस कंपनी पे इसका कम असर होगा। जिन पे रुपी फॉल का असर कम होगा वो वाली कंपनी चूज कीजिए, या जिनको इससे फायदा होगा वो वाली कंपनी चूज कीजिए। तो बजाय इसके कि ये कॉल लेने के कि 60 से 61 होगा कि 60 से 59 50 होगा, आप ये कॉल लीजिए कि बेनिफिट किसको मिल रहा है और उसको हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। चलिए दलजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और दलजीत जी से पूछेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स यहाँ से आपको कमा कर दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि टेक्निकल चार्ट्स पर अब बाजार किस तरह का लग रहा है और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किन लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज़ पर स्टॉक टॉक। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है और वक्त हो गया है ये जानने का कि जिस तरह से आज एक तेज गिरावट देखने को मिली चार्ट्स पर, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो गए और निफ्टी में अब आपको कल के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए। हमने बात करी अपने 3 एक्सपर्ट से। संतोष कुमार सिंह, इनका मानना है कि यहाँ पर बेच कर चलें, अभी कमज़ोरी देखने को मिल सकती है और इनको लगता है कि 5610 तक निफ्टी करेक्ट हो सकता है, इसलिए शॉर्ट पोजीशंस बनाने के भरपूर मौके हैं बाजार में। अब भी 5685 का एक स्टॉप लॉस भी आपको शॉर्ट पोजीशंस पर रखनी चाहिए। JKD व्यू पॉइंट के JKD जोशी जी ने कहा है कि यहाँ पर आपको बेचकर चलना चाहिए और उनको लगता है 5560 तक के नीचे के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 5700 का एक स्टॉप लॉस भी वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जितेंद्र पांडा का मानना है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी गिरावट देखी जा चुकी है और अब यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बाउंस देखने को मिल सकता है। और उनको लगता है कि इस बाउंस में 5700 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 5620 का एक स्टॉप लॉस भी आपको इस पोजीशन पर ज़रूर रखना चाहिए। चलिए अब दलजीत जी से जानते हैं कि कौन से ऐसे 2 स्टॉक्स हैं जिसमें वो मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, यानी दलजीत जी की टॉपिक्स। दलजीत जी, ऐसे बाजार में आपने कहा कि स्टैगर्ड तरीके से धीरे धीरे खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी चाहिए? अपना पहला पसंदीदा शेयर बताइए। जी देखिए, आज जो हमने चूज़ किए हैं 2 स्टॉक, वो प्योरली इस बात पे ही चूज़ किए हैं कि आज की फॉल का फ़ायदा कैसे उठाएं और ये जो मौजूदा एटमॉस्फेयर है इसका कम से कम असर, नेगेटिव असर कम से कम और पॉजिटिव असर सबसे ज़्यादा किसको होगा। तो उसकी बेसिस पे ये 2 स्टॉक जो चूज़ करें। एक है केन इंडिया। तो केन इंडिया का अगर हम बात करें तो ये इसको डॉलर के मतलब रुपी डिप्रिसिएशन का फ़ायदा होता है, क्योंकि ये डॉलर में इनका सारा कुछ सेलिंग होती है, तो इनको रुपी डिप्रिसिएशन का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें ब्रेंट की, ब्रेंट क्रूड का, इसको अभी जो केन बेचता है माल, वो उसको डिस्काउंट मिलता है ब्रेंट से। और ब्रेंट और नाइमैक्स में हमने देखा था कि काफ़ी बड़ा डिस्काउंट था, लेकिन जैसे जैसे ये सेलिंग आ रही है तो जब इस तरीके का माहौल होता है तो वहाँ पर ये डिस्काउंट जो है वो नैरो डाउन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो लगभग $1 अगर डिप्रिसिएशन होता है डॉलर में, तो इनको करीबन 2 या 4 रुपये इनका जो है टारगेट प्राइस बढ़ जाता है। सेम वे अगर हम बात करें कि अगर $2 ब्रेंट के क्रूड में फ़र्क पड़ता है तो इनको करीबन 5% इनकी EPS पे असर पड़ता है। तो इस तरीके से इनकी सेंसिटिविटी ये दोनों चीज़ों पे है। तो हमारा मानना है कि केन जो है वो एक तरीके का डॉलर और इंटरनेशनल क्रूड के प्राइसेस पे प्ले है, जो इस समय इसके फेवर में है। इसलिए और स्टॉक प्राइस वो चीज़ अकोमोडेट नहीं कर रहा है। अब दूसरी चीज़ जो है, स्टॉक पिछले दिनों में इसलिए करेक्ट हुआ था क्योंकि लोगों का यह मानना था कि ये जो इनका जो रैंप अप है, जो प्रोडक्शन है राजस्थान फील्ड से, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लोग पिछले साल इन्होंने 170,000 बैरल कुछ किया था पर डे का। हमारे मॉडल में 200,000 हमने बिल्डिंग किया है। और अभी तक एनालिस्ट जो है कंसेंसस मान रहा था कि शायद ये 180 के आसपास ही जा पाएंगे, लेकिन कल भी इन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिससे ये पता लग रहा है कि भाग्यम में रैंप अप हो चुका है और जिसका बेनिफिट इस साल में पूरे मिलेगा। तो FY14 में 200 के आसपास ये पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोडक्शन रैंप अप हुई, आपका रियलाइजेशन बेटर होगा, आपको दोनों तरफ से फ़ायदा मिलेगा। तीसरी चीज़, स्टॉक प्राइस की वैल्यूएशन की बात करें तो आज की डेट में 285-290 के रेंज में जब ये मिल रहा है तो इसकी मार्केट कैप करीबन $1 बिलियन है और इस साल में ये $1 बिलियन से ज़्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा। तो आपको इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? मेरा ख्याल है कि ये इस फॉल का फ़ायदा लेना चाहिए। हमारा DCF बेस्ड टारगेट प्राइस 404 रुपये है। जो इसमें कंसर्न बना हुआ है लोगों का वो ये है कि भाई इनके पास
पास बहुत सारी कैश है और प्रमोटर इस कैश का कैसे यूज़ करेंगे वो कुछ बताते नहीं हैं, कहाँ कब किसी दूसरे ग्रुप की किसी और कंपनी में ना चली जाए कैश। तो आई थिंक वो थोड़ा रिस्क बना रहेगा। बट मुझे लगता है कि इस तरीके के जो आज का एटमॉस्फेयर है, प्रमोटर्स भी समझदार हो गए हैं और उनको पता है कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उतना रिस्क हमने फैक्टर इन कर लिया है स्टॉक प्राइस में। तो आई थिंक इसलिए हमारे हिसाब से इसको लेना चाहिए। 404 रुपीज़ का टारगेट रखेंगे। 404 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दलजीत जी, दूसरा शेयर बताइए, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बताइए क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद है? आज आपने देखा कि पीएसयू बैंक को बहुत मार पड़ी है, 4-5% सब गिरे हैं और स्टेट बैंक उसमें सबसे बड़ा बैंक है। आज की डेट में 1990 रुपये पे ये आपको केवल वन टाइम कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू पे मिल रहा है। अभी आप हज़ार तरीके के मुझे इसके नेगेटिव बताइए कि एनपीएस में ये प्रॉब्लम है, एसेट क्वालिटी में वो प्रॉब्लम है, बट एक तो अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में ये सब चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। निम्स इंडस्ट्री के बेस्ट हैं, इनके सबसे बड़ा बैंक होने के बावजूद निम्स इनके बेस्ट हैं, जबकि आपकी बेस इतनी बड़ी है। तो ऐसे में अगर आपको वन टाइम बुक वैल्यू पर मिल रहा है, मतलब आपने सारी नेगेटिव्स उसमें फैक्टर इन कर ली हैं। जरा सा भी रिवाइवल होगा तो ये स्टॉक में एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि इसको 1990-2000 रुपये का जो अभी रेंज है इसमें लेना चाहिए। 2413 रुपये का हमारा इसमें टारगेट है, उसको बाई करना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेहतरीन काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा केन इंडिया एक और ऐसा स्टॉक है जो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये राय है दलजीत सिंह जी की, यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आप देखते रहिए स्टॉक टॉक। स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है और वक्त हो गया है अब आपके सवालों के जवाब देने का। और हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए इंडियन न्यूज़ सिक्योरिटीज़ के दलजीत सिंह कोहली जी जुड़े हुए हैं। कोहली साहब, काफ़ी सारे दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। जुनेजा जी ने हमें सवाल पूछा है जयपुर से। जुनेजा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास जेपी एसोसिएट हैं, 67 में मैंने ले लिए थे 1000 शेयर। ओके, अब इसको क्या करूं, मैं रखूं कि इससे निकाल दूं? और आपने ट्रेडिंग के नज़रिए से ये पोजीशन बनाई थी या फिर आप लंबी अवधि के नज़रिए से इस पोजीशन पर बने रहना चाहते हैं? के जरिए से लिया था मैंने कि ये ठीक है, ट्रेडिंग के नज़रिए से लिया था यहाँ पर और अब नुकसान भुगत रहे हैं। ये क्या करना चाहिए जेपी एसोसिएट्स में? क्योंकि आज भी हमने देखा करीब 7.5% तक का दबाव देखने को मिला और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सीमेंट प्लांट बेचने की इनकी योजना थी वो शायद ठंडे बस्ते में पहुंच गई है, हो नहीं रही है वो डील दरअसल। जी हाँ, और एक और बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि 50,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड डेट है कंपनी के ऊपर, जो कि इस समय के माहौल में काफ़ी नेगेटिव कर रहा है। जबकि हमारा कैलकुलेशन ये बताता है कि फॉरेन का डेट जो है वो बहुत छोटा है, उसका असर केवल 15 पैसे ईपीएस पे पड़ेगा। तो फंडामेंटली कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निकल ट्रेडिंग में इश्यूज हैं। 50 रुपये मेरे ख्याल से इसका एक काफ़ी पुराना बॉटम है, तो एक बार अगर इस तरीके की सेलिंग रही तो वहाँ तक आ सकता है। अगर इन्होंने ट्रेडिंग के इशू से लिया है तो इनको निकलना ही पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से तो मैं और लूँगा, मेरे पास पहले से है जेपी एसोसिएट और मैं और भी लेना चाहूँगा इस रेट में। चलिए, तो ये राय जेपी एसोसिएट्स पे निकल कर आ रही है, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना है तो यहाँ पर 50 रुपये के आसपास ये शेयर आएगा, तो वहाँ पर और खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है तो ये आपको थोड़े डाउन साइड, थोड़ा और कष्ट पहुँचा सकता है। विवेक कुमार जी ने भी हमें फ़ोन किया है। विवेक जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो जी विवेक जी बताइए। हाँ, एक्चुअली मेरे पास 500 शेयर है। ओके, हाँ, वो 60 रुपए के भाव का है। तो किस भाव का है? 60 रुपए के भाव का है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? और आपने भी ट्रेडिंग के नज़रिए से लिया था और अब आप फंस गए हैं, काफ़ी नीचे के भाव देखने को मिल रहे हैं, क्या यही हुआ है? हाँ सर। चलिए, क्या सलाह देंगे ऐसे निवेशकों को? इन्होंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, ट्रेडिंग का नज़रिया था, इनके भाव से करीब आधा हो गया है ये शेयर। कौन सा स्टॉक है हेमंत जी? HDIL। HDIL, अरे एकदम निकल जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई नीचे बेस दिखता नहीं है, कुछ भी इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही पुअर है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। चलिए, HDIL से निकल जाने की सलाह आपको दी जा रही है। दलजीत जी, वक्त हो गया अब आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? जी, जो भी स्टॉक्स पे हमने बात की है ये हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं। हमारे क्लाइंट्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट के पास इसकी पोजीशन हो सकती है। चलिए, धन्यवाद दलजीत जी, समय निकाल कर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के और हमारे सभी सवालों के
जवाब देने के लिए। स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद।